हेलो। तो चलिए आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका हम लोग एक शॉर्ट नेम भी बोलते हैं दिनकर, ठीक है, इनके बारे में आज हम लोग शॉर्ट नोट्स जानेंगे कि उनका क्या क्या योगदान है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो कैसे परिवेश में रहे हैं, वो कहाँ से पढ़ाई किए हैं, और उनकी कुछ रचनाओं के बारे में जानेंगे। उनकी भाषा कैसी है, शैली कैसी है, ये सब बातें हम लोग शॉर्ट नोट्स में आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में शॉर्ट नोट जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर सन 1905 से 1974 ईस्वी यानी 1905 में इनका जन्म हुआ था और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आधुनिक कवियों में शिरोमणि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1905 ईस्वी में मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंगेर जिले के सिमरिया गांव। ठीक है। हिंदी काव्य धारा को छायावाद की छाया से मुक्त कराने वाले कवियों में दिनकर जी अग्रगण्य हैं। यानी छायावाद में जो छाया से मुक्त यानी जो छायावाद की जो छाया थी उसमें क्या था? केवल जो है सौंदर्य वर्णन, प्रकृति वर्णन ही सब था। ठीक है। उनसे हट कर जो देश के प्रति कुछ करने के लिए तो करने का सबसे पहले जो उद्देश्य दिए थे वो रामधारी सिंह दिनकर जी है, इसलिए उनका नाम क्या है? अग्रगण्य है। ठीक है। आप लोग बहुप्रसिद्ध भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये हार्ड वर्ड लगे तो। उन्होंने कई चेतना, नए प्रगतिवादी, नए तेजी स्वर के साथ आधुनिक कविता को गौरव प्रदान किया है। ठीक है। भाषा, अब इनकी भाषा कैसी है? तो दिनकर जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी है। ठीक है। आपकी भाषा महत्वपूर्ण है, इनमें शाब्दिक तोड़ मरोड़ अधिक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो है तोड़ मरोड़ हो जाते हैं शब्द, तो हम लोग को समझ नहीं आते हैं। शब्दों का चयन भाव भावनुकूल तथा उच्च कोटि का है। ठीक है। यानी भावनाओं में जो ज्यादा है, मतलब ऐसे शब्द जिसे पढ़ के ही समझ आ जाए कि वो भावनाएं व्यक्त हो रही है। ठीक है। आपकी भाषा ओजपूर्ण शुद्ध साहित्यिक संस्कृत शब्दों से युक्त होने पर भी भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है। यंत्र तंत्र उर्दू के शब्द का प्रयोग भी किया है और इनकी भाषाओं में उर्दू के जो है शब्द वो भी दिखा। भाषा में प्रसाद गुण सर्वत्र विद्वान है। प्रसाद गुण का कहने का अर्थ यही है कि जहां पर सीधी सरल बातें हो, जिसको पढ़ के ही बिल्कुल कुछ करने की जरूरत ना हो, समझ आ जाए, उसे ही हम लोग प्रसाद गुण कहते हैं। ठीक है। शैली, अब इनकी शैली कैसी है? तो आपकी शैली में सिंह जैसी गर्जना है, जो मानव को चमत्कृत कर देती है। और सिंह जैसी गर्जना का अर्थात ये नहीं है कि शेर आकर चिल्ला रहा है, गरज रहा है। इसमें कहने का अर्थ है कि इनकी जो रचनाओं को हम लोग पढ़ेंगे तो अपने अंदर एक ज्वाला उत्पन्न होती है, और वो क्या है? मनुष्य में चमत्कृत ला देती है और कुछ करने के लिए वो जागरूक कर देती है। ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, आपकी लिखा है, आपने लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है। इनके काव्य में कल्पना की उड़ान के साथ स्थान पर विचारों की भी प्रधानता है। इनमें कल्पना भी है, लेकिन उनके साथ साथ विचारों की क्या है? प्रधानता भी रही। दिनकर जी कविताएं विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है। आप राष्ट्रीय तथा क्रांतिकारी विचारधारा वाले कवि हैं। आपकी कविताओं में भारत की झांकी मिलती है। और ये मैं जैसे पहले भी बता रही हूँ कि ये क्रांति मतलब ज्वलंत उत्पन्न होना, यानी क्रांतिकारी भावना उत्पन्न होना, राष्ट्रीय चेतना का बोध होना। ठीक है। और इनकी कविताओं में क्या मिलता है? भारतीय झांकी का स्वरूप। अब चलिए इनके काव्य को देख लेते हैं। तो रेणुका, हुंखार, कलिंग विजय, चक्रवाल, सामहोनी, रसवती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, बापू, धूप और धुआं, नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयल और कवित्व आदि है। ठीक है। आलोचना निबंध है इनके मिट्टी की ओर, रेती के फल, काव्य की भूमिका, शुद्धि कविता की खोज है, वट पीपल, अर्धन शिखर आदि है। संस्कृत इतिहास में इनके हैं अर्धन शिखर, संस्कृति के 4 अध्याय, हमारी संस्कृति एकता, कुरुक्षेत्र जो है इनकी बहुत बहुचर्चित है। ठीक है, रचना। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो कुरुक्षेत्र राष्ट्रकवि दिनकर की बहुचर्चित तथा सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रचना है, जिसका प्रकाशन सन 1946 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना के संबंध में दिनकर जी ने लिखा है कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है और ना महाभारत के, यहाँ महाभारत होगा। ठीक है, महाभारण नहीं।
ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। महाभारत को दोहराने में ही मेरा उद्देश्य था। और महाभारत का ही पूरा अंश इसमें मिलता है। वो चाहते थे कि महाभारत को ही दोहरा सके, उसका ही उसमें पूरा व्याख्या किया है। मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना ही कह सकता था, किंतु तब यह रचना शायद प्रबंध के रूप में ना उत्तर कर मुक्त बनकर रह जाती। यह समस्या प्रधान महाकाव्य है। आपसी द्वेष तथा हिंसा की आग ने मानवीय सभ्यता के इतिहास को रक्तत्व करके उसे शमशान सा बना दिया है। युद्ध समस्या का हल नहीं, यह एक भयानक युद्ध के उपरांत ग्लानि पश्चात अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता है। ये युद्ध राष्ट्र नायकों की प्रेरणा से मिलते हैं। इनमें असंख्य लोगों की बलि देख राष्ट्र नायक अपने को सुरक्षित कर लेते हैं। इस समस्या पर प्रकाश डालने के उपरांत कवि स्पष्ट करते हैं कि प्रगति काल में एक बार कुरुक्षेत्र में भयानक युद्ध हुआ था, भीषण नरमेध हुआ था। ब्रज जब भीम के दुशासन के पक्ष का रक्त पीकर अपनी पैशाचिक पिपासा शांत की गई थी और द्रौपदी ने उसी रक्त से अपनी बेड़ी आरक्त कर उन 13 वर्ष तक उसे संवारा था। युद्ध में सभी कौरव समाप्त हो गए थे। धृतराष्ट्र तथा गंधारी शेष थे। उनके शिखर जय घोष ने मुखरित थे, परंतु कुरुक्षेत्र में उनकी हंसी सुनने वाला भी कोई नहीं था। अब यहाँ पर कुरुक्षेत्र की व्याख्या हुई है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और जो उनकी कृति है उसकी भी व्याख्या कर सकते हैं, या तो मैं आप लोग को हमेशा से बताती आई हूँ कि आप चाहे तो किसी एक कविता उनकी जो है रामधारी सिंह जी की, तो दिनकर जी की कोई भी कविता को आप लोग उसमें डालकर उसकी व्याख्या कर दीजिए, उसको थोड़े से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण महाकाव्य का कथानक 7 सर्गों में विभक्त है। रचना के पूर्व कवि के समक्ष जो ज्वलंत प्रश्न था, विश्व को क्या दे दिया गया। इतना बड़ा संग्राम, उसी का समाधान सभी सर्गों में विचित्र है। कवि मानस में मानव कल्याण की भावना निहित है। युधिष्ठिर की विरक्ति का मूल कारण कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ मानवीय विनाश है। जो इस पर सोचते हैं उनकी आत्मग्लानि बढ़ती जाती है। आज की तथाकथित सभ्यता पर कवि का कोई विश्वास नहीं है। वह ईश्वर से पूछता है कि धर्म का दीपक, दया का दीपक कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान। और वो बोलते हैं कि ये जो दया का दीपक है ये कब जलेगा, जो विश्व में भगवान रूप में स्थित है। कुछ लोग कुरुक्षेत्र को समाजवादी रचना मानते हैं, परंतु इस पर भारतीय आदर्शवादी, गीता के कर्मवाद, गांधी आदि का स्पष्ट प्रभाव। इसका प्रतिपाद मूलतः मानवतावादी, और इसका मुख्य रूप क्या है, मानवतावादी को जागृत करना। तो रामधारी सिंह दिनकर जी पे ये शॉर्ट नोट्स आएगा। अगर आप लोग चाहे तो बस जो है स्टार्टिंग की जो थी बातें उसे और उनकी कृतियों के बारे में लिख सकते हैं। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में चर्चा करना तो आप लोग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं हमेशा से बोलते आई हूँ कि आप लोग लास्ट में एटलीस्ट आप लोग को जो शॉर्ट नोट्स होता है वो 2 पेज का होना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके बाय।